हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। और आपको याद हो अब तक 1 to 54 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 55 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई नए पॉइंट है इसके अंदर, बहुत ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ सन लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, 2 साल की बैलेंस शीट दे रखी है। देखो शेयर कैपिटल दे रखी है और शेयर कैपिटल के आगे नोट नंबर के अंदर नंबर 1 लिखा है। आपको बता रखा है जिसके आगे नोट नंबर आ जाएगा उसको डायरेक्ट बैलेंस शीट की फिगर से नहीं लेंगे, एडजस्टमेंट में जो नोट्स टू अकाउंट्स में दे रखा है वहां से लेंगे। देखो नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल को एक्सप्लेन कर रखा है, वो 2 पार्ट में डिवाइड है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर दिख रहे हैं 3 लाख से 5 लाख हो गए, तो यानी कि आपने प्रोसीड्स करी है, फर्दर शेयर इशू करा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, प्लस करेंगे। प्रेफरेंस शेयर के बारे में बता रखा है 3 लाख से 2 लाख डिक्रीज हो रहे हैं, तो रिडम्पशन हुई है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, माइनस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। उसके आगे भी देखो नोट नंबर में आ गया 2, वो भी डायरेक्ट आप यहाँ की फिगर से नहीं लोगे, बार बार रिपीट करने हैं, ध्यान रखना, वरना मिस्टेक होने के चांसेज है। सीधा नोट्स टू अकाउंट्स में जाओ, वहां से फिगर लेंगे। नोट्स टू अकाउंट्स में चेक करो, नंबर 2 पे रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है 0 से लेके 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम। इट विल कम ऑन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम किस पर आया होगा, शेयर्स पर, और शेयर्स को कहाँ लिखते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। उसके बाद सरप्लस दे रखा है जो कि बेस बनेगा क्वेश्चन का, नेट प्रॉफिट, वो 2 लाख से लेके 4 लाख दिखा रखा है, तो 2 लाख का फर्दर ड्यूरिंग द ईयर में प्रॉफिट हुआ है, ये बेस रहेगा क्वेश्चन का। जहां हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट वहां पर 2 लाख लिखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद दे रखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 10% डिवेंचर है, जो कि फर्दर इशू है, 2 लाख से 3 लाख इंक्रीज है, तो प्लस करेंगे। कहां पर करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, क्योंकि प्रोसीड्स हुई है। और इसके आगे जो रेट दे रखा है 10% इंटरेस्ट, इसकी एडजस्टमेंट पड़ेंगे, ये फर्दर इशू कब हुए थे उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे करेंगे। करंट लायबिलिटी पे आ जाओ, ट्रेड पेबल 60,000 से 1,40,000 इंक्रीज हुई है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वर्किंग कैपिटल वाले पार्ट में आ जाएगा, वहां पर प्लस करेंगे क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज है। असेट्स पे आ जाओ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 6 लाख से 7 लाख, इसकी एडजस्टमेंट भी दे रखी है, इसी में मशीन इंक्लूड है, तो मशीन अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि मशीन पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज है, एडजस्टमेंट में लिखा है, और मशीन को सेल आउट भी कर रखा है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, वो भी फर्दर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, एक्टिविटी में माइनस करेंगे, क्योंकि परचेज हुई है, परचेज हुई है तो कैश का आउटफ्लो है, माइनस करेंगे। वरना मैं बार बार रिपीट करता हूँ, कई बार रिपीट करता हूँ एक ही क्लास में, जब भी आपकी असेट्स इंक्रीज होगी तो माइनस होनी है, डिक्रीज है तो प्लस। लायबिलिटी फ्लैट चलती है, इंक्रीज है तो प्लस होगी, डिक्रीज है तो माइनस। अभी आपने देखो ऊपर ट्रेड पेबल था, इंक्रीज थे तो प्लस करने हैं। डिवेंचर चेक करो, इंक्रीज थे तो प्लस करने हैं। शेयर इक्विटी शेयर इंक्रीज हुए थे तो प्लस बताया था, प्रेफरेंस शेयर डिक्रीज थे तो माइनस। ऐसे भी ध्यान रख लो, किसी को ना समझ आए कि ये प्रोसीड थी या क्या था, सीधी बात है, लायबिलिटी की कोई भी आइटम है, इंक्रीज होगी तो प्लस होनी है, डिक्रीज है तो माइनस। असेट्स उसकी रिवर्स हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट के आगे परसेंटेज दे रखा है, तो इंटरेस्ट भी रिसीव्ड है, अपने आप में एडजस्टमेंट बनेगी, 2 जगह जाएगी। जैसे डिवेंचर के आगे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट भी 2 जगह आएगा। ऑपरेटिंग में प्लस करते हैं, नॉन कैश वाले पार्ट के अंदर, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग वाले में, और फाइनेंसिंग में माइनस। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट का करेंगे, जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट बनता है, वहां इसको माइनस करते हैं, और इन्वेस्टिंग में प्लस। वो अभी जब कैलकुलेशन करेंगे तब इसका डिस्कस करते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनता है, जो कि तीनों एक्टिविटी के बाद आएगा। फिर इन्वेंट्री दे रखी है 1 लाख से 2 लाख इंक्रीज हो गई, माइनस करेंगे। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल के आगे देखो नंबर आ गया, तो ये फिगर डायरेक्ट यहां से नहीं लेंगे, ध्यान रख लेना, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। सीधा नोट्स टू अकाउंट्स में जाओ, वहां से फिगर को लेंगे। नोट्स टू अकाउंट्स में सन्ड्री डेटर 2 लाख से 3 लाख, याद रख लो, हमेशा जो माइनस वैल्यू है वो कभी भी कहीं नहीं आएगी। जो 2 लाख से 3 लाख हुए हैं, 1 लाख का आपका ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज है, माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही आएगा, नॉन कैश वाले पार्ट के अंदर। नीचे लिखा है 2,80,000 और 1,90,000, इसका डिफरेंस कहीं नहीं आएगा, इसको देखना ही नहीं। याद रख लो, जो आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो ले लिया आपने, और जो उससे माइनस होने से पहले वाली फिगर है उससे इंक्रीज या डिक्रीज निकालकर उसका ट्रीटमेंट करेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये तीनों एक्टिविटी के बाद आएगा। अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। देखो बहुत अच्छी एडजस्टमेंट आ रही है, बहुत ध्यान से करेंगे। लिखा है यू आर इन्फॉर्म दैट ड्यूरिंग द ईयर प्रपोज डिविडेंड 23 और 22 में दिखा रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल पर निल।
प्रपोज डिविडेंड है, यानी कि इसको बोलते हैं कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। यदि नीचे बता रखा होगा कि डिविडेंड पेड है तब तो कंसिडर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अ मशीन बुक वैल्यू ऑफ ₹90,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹50, 40,000 का लॉस है। मशीन अकाउंट प्रिपेयर होगा, वहां पर आपको मशीन जितने में सेल आउट हुई वो दिखाओगे 50,000 और 40,000 का लॉस है, और वो लॉस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी आएगा नॉन कैश वाले पार्ट में। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आ रहा है डेप्रीशिएशन चार्ज। एडजस्टमेंट है, दो जगह जानी है, ध्यान रख लेना। एक मशीन अकाउंट की क्रेडिट साइड आ जाएगा वर्किंग नोट्स में, और उसके बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा आपका जो है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग वाले पार्ट में। अगले पॉइंट पे और फोर्थ पॉइंट पे बहुत अच्छा पॉइंट है, लिखा है डिवेंचर वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2022, यानी कि डिवेंचर पे चलो, डिवेंचर दिखा रखे 2 लाख से लेकर 3 लाख हुए। 2 लाख तो आपका पुराना डिवेंचर लोन को बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, लोन टेकन फ्रॉम पब्लिक। 2 लाख तो था, वो लोन और भी इंक्रीज है तो उस पर भी इंटरेस्ट बनता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो लिया कब था हमने। उसने बताया कि वो आपने साल के स्टार्टिंग में ले रखा है तो 1 लाख पे भी इंटरेस्ट देंगे, 2 लाख पे तो देना ही देना है, तो टोटल 3 लाख पे दोगे। अच्छा, किसी को ये ना समझ आए तो जो डेट दे रखी है इंटरेस्ट से रिलेटेड उसके अपोजिट डेट पे लगा दिया करो। कौन सी डेट दे रखी है, यदि बिगिनिंग या ओपनिंग डेट दे रखी हो तब, बीच की डेट है तब ऐसा नहीं करना। आपको 2020 की डेट दे रखी है, 23 में जो बैलेंस है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा देंगे। वो इंटरेस्ट फिर दो जगह चला जाएगा, ऑपरेटिंग में तो प्लस हो जाएगा, फाइनेंसिंग में माइनस। इन्वेस्टमेंट और परचेज ऑन 31 मार्च 2023। इन्वेस्टमेंट के आगे भी देखो रेट दे रखा है, और इन्वेस्टमेंट आपकी इंक्रीज हुई है 1 लाख से लेकर 2 लाख। मैंने जो इन्वेस्टमेंट फर्दर हुई है वो एंड ऑफ द ईयर पर हुई है, उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा 1 लाख पर। जो रेस्ट अमाउंट बचा 22 में उस पर लगेगा, वरना मैंने अभी आपको इंटरेस्ट से रिलेटेड पॉइंट बता दिया। कभी क्वेश्चन में बिगिनिंग या एंडिंग डेट आ जाए तो उसके रिवर्स डेट पर लगा दो, यानी कि 23 है तो 22 के अंदर जो बैलेंस है 1 लाख उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। ऑपरेटिंग में तो माइनस करेंगे और इन्वेस्टिंग में उसको प्लस करेंगे। प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड ऑन 31 दिसंबर 2022, ये तो प्रेफरेंस शेयर बता रखा है तो फाइनेंसिंग में माइनस आ गया। एन इंटरिम डिविडेंड एट द रेट ऑफ 15% वॉज पेड ऑन इक्विटी शेयर ऑन 31 दिसंबर 2022, यानी कि इक्विटी शेयर के ऊपर आपको डिविडेंड देना है जो 22 में है। हमेशा प्रीवियस वैल्यू पर डिविडेंड दिया जाएगा, याद रख लो। इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे, डिविडेंड हमेशा शेयर पर दिया जाएगा, चाहे इक्विटी पर हो चाहे प्रेफरेंस पर हो। हमेशा कौन सी फिगर पर दोगे, प्रीवियस वैल्यू पर। करंट वैल्यू का जो डिविडेंड है वो नेक्स्ट ईयर दिया जाएगा, इसलिए उसको नहीं लेंगे। तो जो प्रीवियस ईयर के अंदर आपको शेयर्स दे रखे हैं, यानी कि 3 लाख रुपये, उसके ऊपर 45,000 इक्विटी डिविडेंड बनता है, वो दो जगह जाएगा क्योंकि एडजस्टमेंट है। ऑपरेटिंग में तो प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट वाले पार्ट में ही, और उसके बाद फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे क्योंकि आउटफ्लो है। अच्छा, हमने इक्विटी को दे दिया तो ऑटोमेटिकली आप समझ लेना प्रेफरेंस को डिविडेंड दे दिया, चाहे वो क्वेश्चन में कहे या ना कहे। और प्रेफरेंस का रेट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के आगे मेंशन होगा। बता रखा है 3 लाख से 2 लाख, तो प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड दिया जाएगा 30,000 प्रीवियस ईयर पर। याद रख लो बार बार, डिविडेंड हमेशा प्रीवियस पर दिया जाएगा, चाहे वो शेयर जब मर्जी इशू हो। इक्विटी शेयर वर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, वो तो क्लियर दिख रहा है हमें कि हमारे शेयर इशू हुए थे 2 लाख के, तो उस पर 5% 10,000 बनता है, जो कि रिजर्व एंड सरप्लस में दिखा रखा है सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। देखो, सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट से स्टार्टिंग होगा, या नेट प्रॉफिट लिख लो। और नेट प्रॉफिट कैसे लिखते थे आपको याद हो, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। लिखो कितना दे रखा है आपको, ये नोट्स टू अकाउंट से लेना है क्योंकि नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा रखा है। कितना दिखा रखा है चेक करो, वो दिखा रखा है 2 लाख से लेके 4 लाख। क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, तो कितना आ गया देखो, ये रहा। मैं लिख देता हूं, ये तो क्लोजिंग बैलेंस है, माइनस कर दो इसमें से ओपनिंग बैलेंस। ये तो बेस रहेगा हमेशा क्वेश्चन का, याद रख लो। और इसके अंदर अब क्या लिखते हैं याद करो, एक तो प्रोविजन फॉर टैक्स, वो है ही नहीं क्वेश्चन में। जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं, डिविडेंट है, दोनों डिविडेंट आ जाएंगे, वो लिखो यहाँ पर। ऐड करो इसके अंदर डिविडेंट ऑन इक्विटी शेयर, कितना अमाउंट आएगा अब अच्छी तरह से नोट करो। 15% दिखा रखा, और मैंने आपको बताया प्रीवियस फिगर पर लगेगा। कितना लिखा हुआ है 15%, 15/100 करो, इंटू करो 3 लाख रुपये, कितना आ गया 45,000। ये तो आपका इक्विटी का डिविडेंड हुआ है। प्रेफरेंस का अपने आप देना है, याद रख लो, कहे या ना कहे क्वेश्चन में, क्योंकि जब भी कभी इक्विटी को डिविडेंड है तो मैंडेटरी है कि प्रेफरेंस को आप ऑलरेडी दे चुके, क्योंकि फर्स्ट डिविडेंड जो जाएगा गोज टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले मिलता है, बाद में इक्विटी को। इक्विटी को मिला हुआ है तो प्रेफरेंस को ऑलरेडी मिला हुआ है। देखो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, कितना अमाउंट दे रखा है चेक करो, 3 लाख रुपये दे रखा है, ये भी बाई चांस बिगिनिंग वैल्यू। हमेशा प्रीवियस वैल्यू पर लिए जाएंगे डिविडेंड, याद रख लो।
और रेट ऑफ कितना है उसके आगे लिखा होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के आगे 10%, वो 10% ले लो जितना दिया हो। इस क्वेश्चन में 10 है तो 10 ले लिया, ये 30,000, ये तो ये आ गया। टोटल करो, इसमें ना तो प्रोविजन फॉर टैक्स है, ना जर्नल रिजर्व है, ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो ये आ गया आपका 2,75,000 और इसके आगे लिख दो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये पार्ट हो गया। अब करते हैं इसके अंदर कौन सी आइटम लिखते हैं, याद करो, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम। जर्नली वो भी थोड़ी सी ये बताता हूँ आपको। देखो डेप्रिसिएशन हो सकता है टेंजिबल असेट्स पर, एमोर्टाइजेशन हो सकता है इनटेंजिबल जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ हो, कोई आपने फिक्स एसेट्स को सेल परचेज करा है उससे प्रॉफिट लॉस है वो आ जाएगा, कोई इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स है चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म, अच्छी तरह से नोट करना, वो भी इसी के अंदर आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है तो वो इसके अंदर आ जाएगा। तो लिखो यहाँ पर एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। स्टार्टिंग करते हैं। देखो सबसे पहले जो है ना वर्किंग नोट्स में एक अकाउंट बना लें, क्योंकि यहाँ से आपको डेप्रिसिएशन भी और उसका लॉस भी पता लग जाएगा। कैसे बनता है वो चेक करो वर्किंग नोट्स में, एक ही अकाउंट बनेगा बस, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है अकाउंट बनाने से रिलेटेड। असेट्स के बैलेंस बीडी डेबिट साइड में लिखे जाएंगे, और ये याद रख लेना असेट साइड के अंदर मशीन नहीं दिखा रखी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मशीन उसी में इंक्लूड है। तो जब आप मशीन अकाउंट बनाओ ब्रैकेट में लिख दिया करो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लिखो बैलेंस बीडी, अमाउंट दे रखा है चेक करो बैलेंस बीडी आपको 6 लाख से 7 लाख लिख दो, 6 लाख तो ये लिखो, रात क्या था इसका बैलेंस सीडी लिख दो 7 लाख रुपये। अच्छा इसके अंदर क्लियर मेंशन है, एडजस्टमेंट पे आ जाओ। एडजस्टमेंट में देखो सेकंड नंबर पे आ जाओ, बुक वैल्यू दे रखी है 90,000, बुक वैल्यू से ज्यादा की सेल है तो प्रॉफिट, कम की है तो लॉस, और उतने पर ही सेल हो गई बुक वैल्यू पर तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अब वो 90,000 से लेस देन में सेल हुई है 40,000 का लॉस है, लिखो पहले तो लिख दो जितने की सेल आउट करी बैंक करो, कितने में सोल्ड कर रखी है 50,000, कितने का लॉस दिख रहा है 40,000, वहां लिख दो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, इसके ब्रैकेट में लिख दिया करो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ये इसी में जाएगा जो लॉस है। आ जाओ डेप्रिसिएशन दे रखा है 60,000, वो लिखो यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन, जितना डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करा लिख दो, और अब इनका टोटल करके परचेजेस निकालो जो डेबिट में आ रही है वो इन्वेस्टिंग में जाएगी। ये बनता है देखो 90 और 60 1,50,000, तो 8,50,000 हो गया, टोटल कर लो 2,50,000 की परचेजेज आ रही है 850, और ये 2,50,000 आप यहाँ लिख दो और करो टू बैंक यहाँ पर, और ब्रैकेट में कर दो परचेजेज। क्लियर है? अब ये दो जहां बैंक लिखे हुए वर्ड ये तो जाएंगे इन्वेस्टिंग में, और ये देखो ये जो लॉस है ये यहाँ पर आएगा, और जो डेप्रिसिएशन है वो भी यहाँ आएगा, इसीलिए ये बना लिया यहाँ। अब यहाँ इसकी शुरुआत करो, ऐड करो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, इतना अमाउंट आया था 60,000 लिख दो, उसके बाद ऐसे ही लॉस ऑन सेल है लिख दो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 40,000 का आ रहा है, 90,000 बुक वैल्यू थी, 50 में सेल आउट हुई थी। अब आगे चलते हैं। अब इसके अंदर देखो दो तो इंटरेस्ट आएंगे, एक तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है और एक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, दोनों निकलेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज याद करो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी यही लिखते हैं हम, मैंने आपको बता रखा है, लिखो यहाँ पर पहले प्रोविजन रखा है। देखो नोट्स टू अकाउंट्स में थर्ड नंबर पे चले जाओ, 10,000 से 20 इंक्रीज हो रहा है, प्लस करो ये रखा है P&L से, भाई 10,000 से 20 हुआ तो 10,000 आ गया। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की बात, चलो यहाँ लिखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैसे कैलकुलेट होगा, बहुत ध्यान से देखना, ये अच्छा पॉइंट है इसमें। ये रहा भाई, आपको डिवेंचर क्लियर बता दिए थे कि डिवेंचर कब इशू हुए थे, बिगिनिंग के अंदर, तो यानी कि जो एंडिंग डेट पर इंटरेस्ट लगेगा ध्यान रख लो। अमाउंट चेक करो डिवेंचर का कितना दे रखा है, डिवेंचर आपको 3 लाख के दे रखे हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, लिखो 3 लाख रुपये और इंटू 10/100। बहुत अच्छा पॉइंट है, क्यों हमने 2 लाख पे नहीं लगाया वो पॉइंट को समझ लो दोबारा। 2 लाख रुपये आपके पास 22 में थे, वो इंक्रीज होकर 3 लाख हो गए, तो 1 लाख का और लोन लिया हुआ है हमने, डिवेंचर मींस लोन, याद रख लो। अब वो लोन का क्वेश्चन पुटअप है कि कब लिया, उसने क्लियर बोल दिया कि ईयर के बिगिनिंग में लिया था 22 में ही, तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट देना है, इसलिए 3 लाख पर लिया। क्लियर है? अब यहाँ देखो आपको एक ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी आ रही है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे आ जाओ। आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख से 2 लाख हो रही है, यानी कि आपने और 1 लाख इंक्रीज करा है, तो वो कब करा है क्वेश्चन ये है। यदि एंड ऑफ द ईयर पर करा तो उसके ऊपर तो कोई इंटरेस्ट बनता ही नहीं, लेकिन आपने ईयर के बिगिनिंग में ही कर दिया तो उस अमाउंट पर भी इंटरेस्ट बनता है। लेकिन यहाँ क्लियर लिख दिया कि आपने ईयर के एंड में उसको जो है इन्वेस्ट करा है, तो 1 लाख जो नया इन्वेस्ट करा उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 22 वाली फिगर पर मिलेगा। वरना मैंने आपको सीधी इसकी जो है ना टेक्निक बता दी,
जब बिगिनिंग या ओपनिंग डेट दे दे तो रिवर्स डेट पे लगा दिया करो। देखो जैसे डिवेंचर थी, डिवेंचर के बारे में क्या डेट दे रखी थी, 1 अप्रैल 22, तो इसके रिवर्स डेट कौन सी दे रखी है, 23 पर लगा दो। इन्वेस्टमेंट देखो 23 दे रखी है, तो इसके रिवर्स डेट कौन सी दिख रही है, 22, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा दो। वरना तो कॉन्सेप्ट समझ लो कि हमने जो है क्यों लगाया इसके ऊपर, कि कॉन्सेप्ट पे चलोगे कभी गलती नहीं होगी। वरना सीधा कई बार ना समझ आए कि कौन सी फिगर पर ले, तो जो डेट दे उसके रिवर्स, लेकिन वो डेट आपकी ओपनिंग या क्लोजिंग होनी चाहिए, बीच की डेट नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। जैसे 1 अक्टूबर है तब तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब ये तो बन गया हमारा ये पार्ट, ये आ गई ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज, ये करते हैं और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब इसके आगे लिखो, ये देखो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी अपने आप में 3 पार्ट में बनती है, ध्यान रख लो। एक पार्ट तो ये बनता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दूसरा पार्ट बनता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और तीसरा जो वर्किंग कैपिटल वाला। पहले तो इसको कंप्लीट करते हैं। देखो ये माइनस का, ये प्लस का, ये तो यहीं कैंसिल कर दो, ये 1 लाख हो गया, 1 लाख हो गया तो ये 375 हो गया, और उसमें 30 और ऐड कर दो, 4,05,000 आ रहा है, लिख दो 4,05,000। ये आपका आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। अब करते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट। यहीं पर हेडिंग डाल दो, एडजस्टमेंट फॉर करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, यानी कि ये एब्रीवेशन है, आप पूरी लिख लेना। अब चला यहाँ चलते हैं, देखो करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटी पे चलो। लायबिलिटी जब भी इंक्रीज है याद रख लो प्लस होनी है, ध्यान रख लो किसी एक्टिविटी में आ जाए, डिक्रीज होनी है तो माइनस होनी है। असेट्स रिवर्स हो जाएगी, इंक्रीज है तो माइनस और डिक्रीज है तो प्लस, चाहे किसी एक्टिविटी में हो। ट्रेड पेबल चेक करो, 60,000 से 1,40,000 हो गए, 80 से इंक्रीज है प्लस करेंगे, यानी कोई इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना अमाउंट है, 80,000 लिखो, क्लियर है। आगे चलते हैं, अब असेट्स पे आ जाओ, और वो भी करंट असेट्स पे। देखो एक तो करंट इन्वेस्टमेंट है, वो तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, यानी इन्वेंट्री पे आ जाओ। इन्वेंट्री इंक्रीज है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मैंने अभी बताया असेट्स जब भी इंक्रीज है तो माइनस, और डिक्रीज है तो प्लस। लॉजिक भी है, ध्यान रख लो। आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज का मतलब है कि कंपनी ने परचेज करी है, परचेज करी है तो कैश का क्या हुआ होगा, आउटफ्लो, तो माइनस करते हैं, इनफ्लो तो प्लस करते हैं। यहाँ लिखो इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितना अमाउंट है, 1 लाख रुपये। और अब एक अच्छा पॉइंट आ रहा है, बड़े ध्यान से देखना, जो अगला आ रहा है ट्रेड रिसीवेबल, उसके आगे देखो नोट नंबर में 3 था, यहाँ की फिगर कभी नहीं लेंगे, याद रख लेना, कहीं मिस्टेक मत करना, कहीं आप यहीं से डिफरेंस लो। चलो नोट नंबर 3 पे, उसमें ट्रेड रिसीवेबल दिखा रखा है और माइनस कर रखे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो माइनस से पहले वाली फिगर लेनी है, याद रख लेना, माइनस के बाद वाली फिगर का कोई यूज नहीं है। माइनस से पहले वाली फिगर दिख रही है, 2 लाख से 3 लाख इंक्रीज हो रहे हैं, और इंक्रीज हो रहे हैं तो असेट्स जब भी इंक्रीज है तो माइनस करते हैं, लेस करो, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा ये भी ब्रैकेट का साइन है और ये भी ब्रैकेट का ही है, क्योंकि माइनस है दोनों, ये याद रख लेना, क्लियर है। तो आप इसका टोटल करते हैं, 2 लाख तो माइनस के हैं, इसमें से माइनस कर दो तो 2 लाख 5 प्लस के रहेगा, 85 प्लस है तो 2,85,000 आ गया। यहाँ लिख दो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये तो बन गई ऑपरेटिंग एक्टिविटी, याद करो। अब चलते हैं इन्वेस्टिंग पे, वो यही लिखो आप, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें खाली याद रख लो, जब भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बारी है तो खाली जो है असेट साइड की आइटम आएंगी, और अभी हम यहाँ फाइनेंसिंग बनाएंगे उसमें बस लायबिलिटी साइड की। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दोनों साइड की आइटम लिखते हैं। अब जरा यहाँ चलते हैं इन्वेस्टिंग पे। देखो एक तो आपको मशीन ही दे रखी है, ये रही, सेल और परचेज दोनों दे रखी हैं, जिससे इनफ्लो हुआ उसको तो प्लस करो, लिखो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीन, कितने की दिख रही है, देखो ये रही 50,000, जितने जो बैंक अकाउंट लिखा है उसके आगे वाली फिगर। अच्छा परचेज हुई है तो आउटफ्लो हुआ, लिखो यहाँ पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ मशीन, कितना अमाउंट है, 2,50,000 माइनस है, ये याद रख लेना, आउटफ्लो है, माइनस का साइन लगाओ। तो इन्वेस्टमेंट पे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे, वहाँ 1 लाख से 2 लाख इंक्रीज हुई है तो आउटफ्लो हुआ है, परचेज हुई है, यहाँ लिखो पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कितना अमाउंट है, 1 लाख रुपये, माइनस में दिखा देना है, माइनस है क्योंकि पेमेंट कर रखी है। और साथ में याद करो इसके ऊपर इंटरेस्ट मिला था हमें, ये देखो ये रहा, कितना था, 10,000 रुपये, यहाँ ऐड करो इसको, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कितना अमाउंट है, 10,000 रुपये लिख दो, ये रहा। ये 2 जगह आनी है, अपने आप एडजस्टमेंट बनेगी, जब भी किसी असेट्स के आगे परसेंटेज आ जाए या लायबिलिटी में बोरोइंग्स के आगे परसेंटेज, वो अपने आप में इसको बोलते हैं इम्प्लाइड इंटरेस्ट, वो 2 जगह जाना है। इन्वेस्टमेंट थी तो ऑपरेटिंग में तो आनी ही है, और इन्वेस्टिंग में, बोरोइंग्स है तो ऑपरेटिंग में आएगी और फाइनेंसिंग में। अब इसका टोटल करते हैं, टोटल करते हैं तो देखो यहीं से बनाओ, ये तो बन गया माइनस में 2 लाख, 2 और 1 कितना हो गया 3, 2,90,000 आ गई, और वो भी आउटफ्लो, लिखो 2,90,000, और यहाँ इसके आगे लिख दो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी,
ये तो हो गई हमारी दो एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग इधर तैयार करते हैं। लिखो यहाँ पर, ये इसी कॉन्टिन्यूएशन में, ये भी याद रख लेना आप। यहाँ लिखो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग देखो क्या क्या आइटम आएगी इसमें। लाइबिलिटी साइड की आइटम आएगी, असेट्स की कोई नहीं। असेट्स की तो यहाँ गई इन्वेस्टिंग में। अब वहाँ चलते हैं फाइनेंसिंग की। फाइनेंसिंग में देखो सबसे पहले तो शेयर थे, शेयर आपके इशू हुए थे, वो लिखो। यहाँ लिखो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर। अच्छा, कितना अमाउंट आया था थोड़ा अच्छी तरह से नोट करना। 2 लाख रुपये तो एक आया हुआ है, देखो ये रहा लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। नोट्स टू अकाउंट्स में चले जाओ। 3 लाख से 5 लाख हुए। और ये प्रीमियम पर इशू हुए थे, 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम है, वो भी यहीं पर लिख दो। ये ब्रैकेट में वैसे मैं कर देता हूँ सिक्योरिटी प्रीमियम। अलग से भी दिखा सकते हो या ज्वाइंट करके दिखा दो, वो भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना बन गया? 2,10,000, क्योंकि अल्टीमेट इक्विटी शेयर से प्रोसीड्स तो 2,10,000 थी। वरना आप क्या करोगे, 2 लाख तो ये दिखाओ और सिक्योरिटी प्रीमियम अलग दिखाओ 10,000, या ज्वाइंट करके दिखा दो, दोनों ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन है 1 लाख की, वो दिखाओ। यहाँ लिखो पेमेंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितना अमाउंट है? 1 लाख रुपये। अच्छी तरह से नोट कर लेना, माइनस कर दो ये। अच्छा, इसके बाद चलो डिवेंचर। डिवेंचर देखो वो भी आपके फर्दर इशू हुए हैं, तो लोन टेकन कर रखा है आपने, तो यानी कि इनफ्लो है, प्लस करेंगे। ना भी समझ आए याद रख लो, इंक्रीज जैसे ही होगा तो प्लस होना है, ध्यान रख लो। लाइबिलिटी डिक्रीज है तो माइनस होनी है। 1 लाख से इंक्रीज हो रही है, लिखो यहाँ प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर। अब आगे चलते हैं। अब जरा चलते हैं, देखो एक तो इंटरेस्ट था डिवेंचर का और 2 डिविडेंड है, एक इक्विटी का और एक प्रेफरेंस का। तीनों के तीनों एडजस्टमेंट बनती है, अपने आप माइनस करेंगे। यहाँ तीनों से आउटफ्लो है, क्योंकि इंटरेस्ट भी पे कर रखा है, डिविडेंड भी। यहाँ लिखो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। कितना अमाउंट था? 30,000 रुपये। माइनस करो 30,000, ये लो, क्लियर है। और उसके बाद आगे चलते हैं। अब 2 डिविडेंड माइनस है, ये रे, एक 45,000 इक्विटी का और प्रेफरेंस का 30, इनकी भी पेमेंट है, माइनस करो। डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, कितना अमाउंट है? 45,000। माइनस का साइन लगा दो ब्रैकेट करके, क्लियर है। आउटफ्लो है इसलिए माइनस कर रहे हैं। उसके बाद करो फिर ये पेमेंट 30 की प्रेफरेंस का डिविडेंड। लिखो डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर। ये तो 30 आ गया, ये माइनस का साइन लगा दो क्योंकि पेमेंट हुई है। अब इसका टोटल करते हैं। टोटल करते हैं तो यही चेक करते हैं। देखो ये तो आपस में ही कैंसिल दिख रहे हैं, वो प्लस का है, और ये टोटल बनते हैं आपके 1,05,000। 1,05,000 इसमें से माइनस करो, देखो आंसर ये आ गया 1,05,000, और वो भी प्लस में आ गया। लिख लो 1,05,000, और इसके आगे लिख दो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलो ये तो बन गई हमारी तीनों एक्टिविटी। अब इन तीनों का टोटल करते हैं, उसको बोलते हैं नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। प्लस में आ जाए तो इंक्रीज और माइनस में आए तो डिक्रीज। देखो ये तो यहीं पर 5,000 माइनस में आ रहा है, माइनस आ रहा है तो वहां से माइनस करोगे 5,000 तो 1 लाख रुपये आ गया। ये 1 लाख रुपये लिखो और वो भी प्लस में आ गया, लिख दो। और क्या लिखेंगे इसके आगे? नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वो क्या क्या ऐड करते हैं? एक तो देखो करंट इन्वेस्टमेंट भी इसी का पार्ट है। अच्छा पहले इसको यहाँ दिखा भी दूँ, ये 1 लाख कैसे आया। ये 285 आपका है, ये भी लिख लो। ये तो प्लस का है 285, फिर माइनस का था 2,90,000, और फिर प्लस करो 1,05,000। क्लियर है? उसके थ्रू ये आया था आपका। अब इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पहले लिख लो, वो क्लोजिंग के इक्वल आना चाहिए। कितना कितना दे रखा है चेक करो। एक तो आपको करंट इन्वेस्टमेंट 50,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग वो 20,000। लिखो 50,000 और प्लस 20। ये तो करंट इन्वेस्टमेंट है, और ये आपका कैश का बैलेंस कितना था? 70। लिखो 70। ये टोटल करते हो तो 1,70,000 आ गया। चेक करो ये क्लोजिंग के इक्वल आया या नहीं। इसके आगे लिख दो पहले क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ये चेक कर लेते हैं कि 170 आ रहा है नहीं। चेक करो, करंट इन्वेस्टमेंट 90,000 की और कैश एंड कैश बैलेंस 80, मैच कर गया। देखो 90,000 तो करंट इन्वेस्टमेंट है और 80,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है। टोटल करते हैं तो 170। ये ना मैच करे क्लोजिंग के तो समझ लो कहीं मिस्टेक हो गई। हमारा अब ये 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, कई नए पॉइंट थे। अब इस चैप्टर का बस एक ही क्वेश्चन बच गया 56, उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं। आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू लास्ट इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।